इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। आंध्र तमिलनाडु में बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स बनाए जा रहे हैं। 15 पुरातात्विक स्थल विकसित किए जाएंगे। 10,000 गाइड्स के लिए ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। 20 पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइड होंगे। ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स भी बनाए जा रहे हैं। तो वो बहुत सारी चीजें, देखिए किसी भी चीज के महत्व को कहा जाता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है दुनिया में जिसका महत्व नहीं हो, लेकिन उसको पहचानना और उसको पोर्ट्रे करना, दुनिया के सामने शोकेस करना, उसको महत्व को खुद पहले पहचानना और फिर दुनिया को बताना, यह महत्वपूर्ण होता है। क्या ये सरकार वो करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रही है? मैं इस हिसाब से भी अचल सर पूछ रहा हूं कि इसमें कहा जा रहा है एक बिग कैट वाली अवधारणा की बात भी की गई। यह भी कहा गया कि किस तरीके से एक रेंज कंट्रीज जो हैं उनको भी लाया जाएगा। यह भी कहा गया कि राखी गढ़ी हो या लोथल हो, जिन तमाम जगहों से भारत सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की महानता के संदर्भ में चीजें परिलक्षित होती हैं, वो विरासत जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, क्या उसको दिखाने के लिए भी क्या महत्वपूर्ण चीजें की जा रही हैं? अचल मल्होत्रा जी। देखिए दिनेश, मैं आपका सवाल जवाब करने से पहले एक छोटी सी बात कहता हूँ। बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि ये जो बजट है विकसित भारत की दिशा का बजट है, यानी 2047 को ध्यान में रखा। वही बात हमारे होम मिनिस्टर साहब ने भी रिपीट करी है। तो जाहिर है कि इसमें ऐसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा जो आज या कल या आम आदमी कहे कि मुझे इसका कल फ़ायदा होने वाला। नई सोशल वेलफेयर स्कीम्स नहीं है, सब्सिडीज़ नहीं है, इस तरह की बातें नहीं हैं। अब आते हैं टूरिज़्म के ऊपर। टूरिज़्म, मैं कई सालों से सुन रहा हूँ कि टूरिज़्म में बहुत पोटेंशियल है, टूरिज़्म भारत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेमिटेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन सिर्फ ट्रेल्स बनाने से, नए सर्किट्स बनाने से काम नहीं चलेगा भाई। आपको कॉन्क्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इससे टूरिस्ट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। हमारी रेपुटेशन नहीं है आज की तारीख में इतनी अच्छी। सेफ्टी, सिक्योरिटी खाली गाइड देने से कुछ नहीं होगा, एक नरेटिव बनाना पड़ेगा जिससे, अब आप कंपेयर करके देख लीजिए छोटी छोटी कंट्रीज़ के साथ, अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि टूरिज़्म सेक्टर में हम कितने पीछे हैं। तो ये बजट इंटेंशंस का बजट है, लंबी दौड़ का बजट है। कई आगे साल को ध्यान में रख के इन्होंने हर सेक्टर को इस पर इंक्लूड किया है, लेकिन इस पर जब तक कॉन्क्रीट काम नहीं होगा, खाली एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन से बात नहीं बनने वाली है। जी हाँ। और इस बीच एक और बड़ी खबर बजट से जुड़ी हुई आपको बताएं कि काजू, कोको के लिए समर्पित प्रस्ताव है, यानी इन क्षेत्रों को, कृषि के क्षेत्र में इनको बढ़ावा दिया जाएगा, इसमें सरकार इन्वेस्ट करेगी। चंदन लकड़ी की गरिमा बनाने के लिए भी मदद सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा अखरोट, बादाम और खुबानी के लिए भी मदद सरकार देगी। पशुपालन के लिए लोन दिया जाएगा। नारियल, चंदन और काजू जैसी फसलों को सहायता सरकार प्रदान करेगी। इसके अलावा नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव सरकार द्वारा रखा गया है। कोस्टल इलाकों में भी इन तमाम जो फसलें, ये जो तमाम फसलें, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठाने वाली है। आप इसको लेकर सवाल के तौर पर आगे जाइएगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो आप ये जो कोको पर, काजू पर, चंदन पर देख रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं जगहों पर चुनाव होने वाले हैं? मैं यही कहने वाली थी कि हम कुछ भी कहें कि ये फ्यूचरिस्टिक है, 2047 के लिए है, जूम आउट करके देखेंगे तो लगेगा कि देखिए बहुत कुछ अर्थव्यवस्था के लिए हो रहा है, लेकिन आखिरकार तो राजनीति भी है। और चाहे वो साड़ी हो आज निर्मला सीतारमण की, या फिर ये वो तमाम क्षेत्र जिसमें सरकार इन्वेस्ट करने वाली है। जो रेल कॉरिडोर्स भी दिए गए हैं, जो ट्रेन कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, वो भी बहुत से जो ट्रेन कॉरिडोर्स हैं वो दक्षिण में दिए गए हैं ज़्यादातर। तो वहाँ एक फोकस है जो दिखाई देता है साफ तौर पर। अमिताभ जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए सुमेरा जी, मैं इसको एज अ फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट देख रहा हूँ। इस समय अनिश्चितताओं का दौर है दुनिया में। एक तो टैरिफ की मार हम झेल रहे हैं, टैरिफ की मार ही नहीं, उससे हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो वापस भारत से बाहर जा रहा है। दूसरा, डिफेंस एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट हुआ है। आपने देखा होगा 15 अगस्त के भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम सुदर्शन चक्र का निर्माण कर रहे हैं, जिससे एक मिसाइल शील्ड बनेगी या ड्रोन शील्ड बनेगा बॉर्डर स्टेट्स पे। उसको इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख करोड़ के करीब ज़्यादा बजट बनाया गया है। दूसरी बात, अब हम जर्मनी के बराबर अपना डिफेंस बजट करने जा रहे हैं, जो भी बहुत रिमार्केबल है। ट्रंप साहब के प्रेशर में नेटो के जितने कंट्रीज थे उन्होंने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिसर्च एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया है डिफेंस में। हम भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं।
और इकोनॉमिक सर्वे में बड़ा क्लियरली कहा गया था 10 से 20% चांसेस है कि एक्सटर्नल इकोनॉमिक डिस्टेबलाइजेशन हो सकता है, जिससे चलते भारतीय अर्थव्यवस्था अफेक्टेड हो सकती है। इसीलिए इंसेंटिवाइज नहीं किया गया। मैंने इसके पहले भी कहा था जब बजट नहीं पेश हुआ था आपके स्टूडियो में कि इस बार मिडिल क्लास को एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए, क्योंकि जितने होना था वो पिछले बार आपको मिल गया। आपको नई पे कमीशन की सौगात मिली, जो भी सरकारी कर्मचारी थे, टैक्स का रिबेट मिला, जीएसटी का रिबेट मिला, आपको ट्रेन जो बंगाल से असम जाने वाली थी वंदे भारत एक्सप्रेस, तो वो इसके पहले मिल गई। सरकार ने जो जरूरी है इस वक्त पूरी दुनिया में जो हो रहा है उस परिदृश्य में जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए हैं, और बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। ये तो कहा भी जा रहा था, उम्मीद वैसे भी मिडिल क्लास कहाँ ही रखता है, उम्मीद रखता है तो भी कहाँ बहुत कुछ हो पाता है उसके लिए, लेकिन इस बार नहीं हुआ है कुछ ज़्यादा। जी दिनेश, जो मिल जाए उसमें ही खुश रहने वाला मिडिल क्लास, लेकिन कहीं ना कहीं से ये दिखता है कि यही सेंटिमेंट्स शायद मार्केट पकड़ रहा है। और इधर मछुआरों के लिए निर्यात सस्ता किया गया, मछली पकड़ना, ढुलाई सस्ता किया गया। और आप देखें, खास तौर से अगर आप देखें कि आने वाले दिनों में बजट का फोकस जिन जगहों पर आपको चीज़ों के तौर पर दिखाई दे रहा है, मसलन यहाँ पर आपको मछली दिखाई दे रही है, या कभी चंदन की बात हो रही है, कोको की बात हो रही है, तो कई लोग कह रहे हैं कि क्या केवल उन जगहों पर कमोडिटीज़ के संदर्भ में चीज़ें एड्रेस की जा रही हैं जहाँ पर आने वाले दिनों में चुनाव है, कुरियर से सामान भेजना भी सस्ता होगा। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।